अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या फिर मेटालिक करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या फिर मेटालिक करैक्टर मेटल की एक खासियत है, मेटल्स की खूबी है। मेटल्स की खूबी यह है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देते हैं, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद करते हैं, कैटाइंस बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत को ही हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहते हैं या मेटालिक करैक्टर कहते हैं। जैसा कि नाम से ही वाज़ह है कि इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव, यानी मेटल्स ही वो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पसंद करते हैं। तब इसी करैक्टर को, इसी खूबी को, इसी प्रॉपर्टीज को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहेंगे या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहेंगे या हम उसको मेटालिक करैक्टर भी कहते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करेंगे, अब जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, और जो एलिमेंट जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उतना ही कम होगा। मेटल का एक एटम जितनी इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो इसकी वैलेंसी को भी बयान करता है। मिसाल के तौर पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जिंक की वैलेंसी 2 है। ये डिपेंड करता है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा, और अगर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान होता जाएगा। और जो अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन लॉस करे उसी को हम मेटल्स कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने को तरजीह देते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम को देख लेते हैं। सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटाइन बना लेता है, +1 बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम की वैलेंसी 1 है। इसी तरह जिंक मेटल्स की हम बात करते हैं। जिंक के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिंक +2 चार्ज ले आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो जिंक की वैलेंसी 2 हो गई है। यानी जो जितने इलेक्ट्रॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी में जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे वो इसकी वैलेंसी भी एक तरह कहलाती है कि वो इतने इलेक्ट्रॉन लॉस करके इतने बॉन्ड बना सकते हैं। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, इसकी वैलेंसी 1 हो गई है। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 बॉन्ड बना लेते, इसकी वैलेंसी 2 हो गई है। जिंक को अगर हम देखें, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इसका मतलब यह कि इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 30 इसके पास प्रोटॉन्स होते हैं। और जिंक की अगर हम कन्फिगरेशन देखें, शेल कन्फिगरेशन देखें, तो पहले शेल में इसके 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे में 18 है और चौथे में इसके 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देता है जिंक, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद ये 2, 8 और 18 बन जाते हैं। अब इसका वैलेंस शेल जो थर्ड शेल है ये इसका वैलेंस शेल बन गया और ये कंप्लीट हो गया और इस तरह ये स्टेबल हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो +2 चार्ज आ रहा है। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस के लिहाज से देखें तो ये पहले 1s2 है, इसी तरह दूसरे शेल में s और p आते हैं, 2s2, 2p6, फिर 3s2 है, इसी तरह फिर 3p6 है। 3d की एनर्जी ज़्यादा होती है बनिस्बत 4s2 के। 4s2 की एनर्जी कम होती है, हमें पहले 4s2 को फिल करना पड़ेगा, उसके बाद 3d को बाद में फिल करते हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 और +6 10 हो गए, और +2 ये 12 और 6 ये हो गए। 12 और +6 कितने हो गए, 18। 18 के साथ 2 हम ये ऐड कर लेते हैं तो टोटल कितने हो गए, 20, और 20 के बाद जो बाकी
10 इलेक्ट्रॉन रह गए वो किस में आ जाएंगे, वो डी ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये वैलेंस शेल है जिंक का, ये वैलेंस शेल है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लॉस कर देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जिंक की जो वैलेंसी आ जाती है वो 2 वैलेंसी है। तो इसी तरह जो एलिमेंट, जो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उस पर इसकी उतनी ही वैलेंसी आएगी, वो उतने ही बॉन्ड बनाएंगे। तो हमने सोडियम का पिछले लेक्चर में भी देखा है कि सोडियम पर +1 चार्ज आ जाता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, उसकी ताकत वो डोमिनेंट हो जाता है। इस तरह जिंक पर +2 चार्ज आ रहा है, तो जिंक में टोटल जो इलेक्ट्रॉन रह गए वो इलेक्ट्रॉन 28 रह गए हैं, और इसी तरह जो प्रोटॉन है वो 30 है। तो प्रोटॉन 2 डोमिनेंट है। अगर हम बात कर लेते हैं जिंक में जो न्यूट्रल जिंक है उसके पास 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज 30 होते हैं। इसी तरह इसके पास प्रोटॉन भी 30 होते हैं। तो अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये चार्ज इस पर 0 आ गया। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये +2 बन गया, और इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 30 में से हम 2 माइनस कर देते हैं, कितने रह गए, 28 इलेक्ट्रॉन माइनस, और प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, 30 प्रोटॉन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 20 इलेक्ट्रॉन्स 20 प्रोटॉन्स के साथ बैलेंस हो जाते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं। बाकी 2 प्रोटॉन ज्यादा हैं तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ये +2 इलेक्ट्रॉन इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 प्रोटॉन ज्यादा हैं, ये डोमिनेंट हो गया। तो इसी कैरेक्टर्स को कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, उसी कैरेक्टर्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स के ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे, और उससे अगले लेक्चर में फिर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि दोनों का आपस में क्या लिंक है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ये सिर्फ मेटल से ताल्लुक रखती है। ये प्रॉपर्टी मेटल की खासियत है कि मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो आसानी से कैटाइन बनाएगा, और उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। और जो जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम होने से मुराद यह है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने को तरजीह नहीं देते हैं या मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का ज्यादा होने का मतलब यह है कि उसमें मेटालिक नेचर ज्यादा है, और मेटालिक नेचर बढ़ने की वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। लॉस करने की जो वजह है वो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपली अगर हम बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है एटम का, और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल, समझ लो कि ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डिसाइड करती है कि ये किस तरह इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी दरकार होगी, तो ये मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो कम एनर्जी दे के ही ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। तभी हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होना है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और जो जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ट्रेंड को और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ ताल्लुक है। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।